ठीक है, इसको आज हमने डिस्कस करना है। अनएम्प्लॉयमेंट, आप अपना पेपर वगैरह अपने पास लेकर बैठें, अगर कोई इसमें डिफिकल्टीज या कुछ ओके ऐसी सर। चीजें आएंगी तो डेफिनेटली आप उसको नोट डाउन कीजिएगा। बाद में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन दूंगा, टाइम दूंगा, उसमें आप क्वेश्चंस कर सकेंगे। ये जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है, इसमें हमने जो चीजें डिस्कस करनी ये उनके कंटेंट्स हैं। हम अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन आज देखेंगे, हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करेंगे, हम कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करेंगे, या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या कॉस्ट सोसाइटी को बियर करना पड़ती है वो डिस्कस करेंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे किया जा सकता है और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो ये मल्टीपल हमारे कंटेंट्स हैं इस टॉपिक के जिनको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो लेट वी फर्दर प्रोसीड टू द definition of employment. Wait a while till I'm going to show you the slide. देखो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन आ रही होगी। Let's have a look what it is. Unemployment refers to a situation in which the workers who are capable of working and willing to work do not get employment. यानी एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है कि जब वर्कर कोई काम करना चाहता है और काम कर भी सकता है, लेकिन उसको आगे काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उसको हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं या बेरोजगार कहते हैं। तो इज इट क्लियर अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? यस सर। यानी एक पर्सन जो है, वो एक वर्कर जो है वो काम करना चाहता है और उसके अंदर काबिलियत भी है, उसकी सेहत तबीयत इजाजत भी देती है, लेकिन इसके बावजूद उसके पास काम करने का मौका ही नहीं है, तो हम उसको अनएम्प्लॉयड कहते हैं, या इस कंडीशन को अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन हम कहते हैं। अगली चीज है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हम ये देखेंगे कि कितनी टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। नॉर्मली आपने सुना होगा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एक ही, बस जस्ट आपने नॉर्मली अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सुना होगा, लेकिन वर्ड के अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स हैं आगे। एक होती फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद एक होती स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, एक होती साइक्लिकल और केन्जियंस। यानी केन्स ने उसका कॉन्सेप्ट दिया था कि साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो इसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं या केन्जियंस अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, बिजनेस साइकिल्स की वजह से आती है, मतलब दुनिया के अंदर कारोबार में उतार चढ़ाव की वजह से आती है। उसके अलावा एक होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो दीज वर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो फर्दर वी हैव टू डिस्कस in detail each one of these which I was showing you, जिसमें सबसे पहले हमारे पास थी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो लुक एट योर स्क्रीन, दिस इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। एक्चुअली frictional unemployment occurs when a worker moves from one job to another. यानी एक वर्कर एक जगह पे काम कर रहा है, लेकिन वो वहां से सेटिस्फाई नहीं है, या वो अपना ग्रोथ चाहता है, बेटर जॉब की तरफ मूव करना चाहता है। तो मूव करने के लिए उसको दरमियान में कोई एक वीक लगता है, एक महीना लगता है, 1.5 महीना या 3 महीने लगते हैं जॉब स्विच करने में। ठीक है, तो उस दौरान में जो वो अनएम्प्लॉयड होता है, उसके पास 2 महीने के लिए या एक हफ्ते के लिए जॉब नहीं होती, उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इट इज अ रिजल्ट ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन इन द लेबर मार्केट, बिकॉज if job seekers knew that they would be employed for a particular job vacancy, almost no time would be lost in getting a new job. यानी एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करने में उनको परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती कि वो फॉरेन कहाँ पे जॉब ले सकते हैं। ठीक है, उनके पास नॉलेज नहीं होता या उनको वैकेंसी अवेलेबिलिटी का आइडिया नहीं होता, तो वो कुछ अरसे के लिए अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एलिमिनेटिंग दिस फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो इस फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को भी एलिमिनेट किया जा सकता है। साथ ही मैं बता रहा हूं, अगर परफेक्ट इंफॉर्मेशन हो कि मैं अगर एज अ लेक्चरर, अगर मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में काम कर रहा हूं, तो मैंने अगर अपनी जॉब को स्विच करना है, मुझे परफेक्ट इंफॉर्मेशन हो कि फलां यूनिवर्सिटी में
प्लान कॉलेज में वैकेंसी है जो इससे बेटर है, तो डेफिनेटली मैं मतलब मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा 1 महीना 2 महीने 3 महीने सीख करने के कि मैं अनएम्प्लॉयड रहूं, ठीक है। तो फ्रिक्शनल यही होती है कि जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करने के लिए जाते हैं तो दरमियान में आपको जो गैप आता है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स। जी क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, नाउ लुक एट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल, आपने स्ट्रक्चर लफ्ज से निकला स्ट्रक्चर, मतलब उस जिसको हम कहते हैं ढांचा, इंतजामी ढांचा जिसे कहते हैं हम, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम सॉरी टेक्स्ट को हम स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस when the qualification of a person is not enough to meet his job responsibilities। यानी ऐसी ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जब आती है कि जब पर्सन जो जॉब करने वाला है उसके पास इतनी काबिलियत या क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि वो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मीट कर सके, पूरा कर सके। कन्वर्सली स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस when the salary offered to a person falls short of the minimum wage that can be paid for the concerned job। ठीक है, मतलब आपके पास कंपनीज या आपके कारोबार या बिजनेस ऐसे हैं जहां पे कोई पर्सन जब जॉब करने जाता है तो या तो उसकी क्वालिफिकेशन उसके मुताबिक नहीं होती, नंबर 1, या फिर जो उसको वेज रेट पे किया जा रहा है या ऑफर किया जा रहा है वहां पे वो बड़ा मतलब इतना है कि वो मिनिमम वेज रेट से भी नीचे है, तो वहां पे तो कोई काम नहीं करेगा। तो इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें क्वालिफिकेशन मैच नहीं करती, या फिर उसके अलावा जो पेइंग कंपनी होती है वो इतना इनफ पे नहीं कर रही पा रही होती या नहीं करना चाहती, तो उस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट आती है। ठीक है, लोग मिनिमम वेज रेट से बिलो अगर पे करें तो इनकार कर देते हैं उस जॉब से, ठीक है। या अगर आपकी क्वालिफिकेशन उसके मुताबिक नहीं है तो आपको कंपनी या अदारा जॉब देने से इनकार कर देता है। तो जो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट उसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, इंतजामी ढांचे की वजह से ये आती है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्लास? जी सर। Yes, sir. If you are clear, so I have to stop this screen sharing and we should go further to the next type. Now wait a while till I am going to share you the next type. हमने अभी डिस्कस किया फ्रिक्शनल के बाद स्ट्रक्चरल एंड नाउ साइक्लिकल। साइक्लिकल या जिसे हम केन्जियंस अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे थे, साइक्लिकल या केन्जियंस कह रहे थे। तो अब देखिएगा साइक्लिकल और डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट occurs when the economy is in need of low workforce. The demand for labor increases with the economy in the growth phase. Again, when the economy passes through the depression, the demand for labor decreases and the extra workforce are released as unemployed labor force। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लेबर फोर्स के हवाले से टेक्निकली आपको बताया हुआ है, लेकिन मैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की आपको बात करूं। देखो आपने बिजनेस साइकिल्स या तिजारती चक्रों के बारे में कुछ सुना होगा, आई थिंक सो कि आप आईटी के लोग हैं तो आपको इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन चले मैं आपको इतनी बात बताता हूं कि कोई भी बिजनेस है तो उसमें उस बिजनेस में जहां कहीं अरूज होता है तो उसका जवाल भी आता है ना। भाई माइक खोल के जरा मेरे साथ बोलिएगा, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। एक जो बिजनेस है, जरूर आता है बेशक, अगर एक बिजनेस है उसका जहां अरूज होता है उसका जवाल भी आता है, बिल्कुल ठीक है। सर। एक कंपनी जब अपना न्यू ब्रांड लॉन्च करती है तो उसकी सेल इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और वो पीक पे चली जाती है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो जो ब्रांड है वो इनफ हो जाता है मार्केट के अंदर और लोग उसको छोड़ देते हैं, ऐसा होता है ना। जी सर। वही ब्रांड जो पीक पे खड़ा होता है वो बिल्कुल डिप्रेशन नीचे चला जाता है, उसकी बिल्कुल। डिमांड नहीं रहती। उसकी डिमांड जिसकी इफेक्टिव डिमांड होती थी, लोग इतना परचेज कर रहे थे, वो उसकी डिमांड इनइफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। ये
कभी किसी चीज का उतार, कभी किसी चीज का चढ़ाव, कभी उसके ब्रांड की डिमांड का ज्यादा होना, कभी कम होना, ठीक है। तो ये होते हैं बिजनेस साइकिल, इसे कहते हैं बिजनेस साइकिल। इन बिजनेस साइकिल्स की वजह से, बूम पीरियड की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है इस प्रोसेस के अंदर, हम उसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है बेटा। इसे साइक्लिकल कहते हैं, जो बिजनेस साइकिल्स की तरह की वजह से आती है। अगर आपको फर्दर बिजनेस साइकिल्स के बारे में जानना होगा तो 4 मैंने इसके फेजेस बताए हैं। बूम पीरियड, पीक पीरियड जो बिजनेस का होता है, या उसके अलावा जो डिप्रेशन उसका होता है, या एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में हम बिजनेस साइकिल के ऊपर बात करेंगे। बट साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वही होती है जो बिजनेस साइकिल्स की वजह से आती है, ठीक है, बिजनेस के उतार चढ़ाव की वजह से आती है। ऐसे ही है ना? क्या नाम है आपका? यस सर। अपना अलियान, अलियान ने ज्वाइन कर लिया? जी सर। अलियान बेटा, अगर आप शहरी के टाइम पे समोसे लगाएंगे तो उस वक्त तो नहीं बिकेंगे ना? जी सर बिल्कुल। अब एक काम बिल्कुल उल्टा किया जाए तो फिर जाहिर सी बात है वो उसका रिएक्ट भी उल्टा ही आएगा ना। हाँ, या फिर आप फुल सर्दी के अंदर जब जनवरी फरवरी के अंदर शरबत की रेडी लगा लें तो वो तो नहीं ना चलेगी। बिल्कुल सर, वो तो चलनी नहीं है। वो तो हाँ, पहले तो ही इस जी दिल ही हाँ, कहेगा कि यार बंद करो। अफ्रीका च जाके ला ले, उत्थे चल जाएगी। अच्छा, अब हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। देखो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन एन ऑक्यूपेशन इज नॉट इन डिमांड एट सर्टेन सीजन। यही बात मैं शरबत की रेडी वाली जो बात कर रहा था, या मैं समोसों की बात कर रहा था कि आप शहरी के टाइम पे समोसे लगा लेते हैं, या फिर आप सख्त गर्मी के अंदर जब जब आप जब मई की अगर हम बात करें तो मई के अंदर अगर आप कोई सूप की दुकान शुरू कर लें तो वो तो कारोबार नहीं चलेगा ना आपका। यानी एक एक बिजनेस का एक सीजन होता है, जब वो सीजन ओवर हो जाता है तो उस बिजनेस के अंदर बेरोजगारी आ जाती है, जिसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर जी। Yes, sir. ओके, लेट मी शेयर नेक्स्ट। यस सर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बाद है इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये इतनी टाइप्स थी, इसके अलावा भी हैं, लेकिन बट हमारे टॉपिक के मुताबिक चूंकि टाइम थोड़ा है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी। अब इसकी कॉजेज पे जाते हैं कि क्या वजूहत हैं कि ये इस किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट्स आती हैं जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहली है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेज तो नहीं बढ़ रहे ना, जमीन का एरिया तो नहीं बढ़ रहा है ना। आपके मुल्क में जो गंदम की काश्त हो रही है, या चावल की काश्त हो रही है, या दीगर ग्रेन्स की जो कल्टीवेशन हो रही है, क्या वो तो ज्यादा इतनी नहीं ना बढ़ रही जिस रेट से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। पॉपुलेशन पाकिस्तान में 2.1% के हिसाब से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है लेकिन आपकी जो आउटपुट है वो उस लिहाज से नहीं बढ़ रही, खाने पीने की अशिया, ठीक है। या इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की आप बात करें, जो मतलब दीगर आपके यूटेंसिल्स डेली लाइफ में इस्तेमाल के लिए होती हैं, तो हाई ग्रोथ रेट आपका ज्यादा होता है पॉपुलेशन का, रिसोर्सेज आपके उस तरह बढ़ नहीं रहे होते जिसकी वजह से बेरोजगारी आती है। तो फर्स्ट जो टाइप है, फर्स्ट जो कॉज है, डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ के हाउ इट प्ले रोल इन अनएम्प्लॉयमेंट? जी हाई सर जी। पॉपुलेशन ग्रोथ, जी सर जी, ओवर पॉपुलेशन है। ओके। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। दूसरी बात यह है कि आपकी गवर्नमेंट या आपका जो आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वहां पे रोजगार के मौके ही पैदा नहीं किए जाते। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं किए जाते, ऐसे कारोबार शुरू ही नहीं किए जाते, ऐसे इंसेंटिव्स ही नहीं दिए जाते, ऐसी सहूलियात ही नहीं दी जाती जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिले, ठीक है। तो ये इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट आती है। एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज द नेक्स्ट कॉज। एंड थर्ड वन इज सीजनल एम्प्लॉयमेंट। देखिए, सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाती है, मतलब सीजन गर्मियों का आया तो ऑल्टरनेटिवली जारी बात है सर्दियों के जो था उसके ऑल्टरनेटिवली कोई बिजनेस होना चाहिए। सीजनल एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मतलब कम होती हैं, या फिर लोगों को टेक्निक्स नहीं होती
कि अगर कोई सर्दी में बिजनेस कर सकता था तो उसके पास टेक्निक नहीं है कि वो गर्मी के अंदर क्या करेगा, ठीक है। तो इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट आती है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट की वजह से भी। और या इसके अलावा अगर आप देखें तो मतलब नेचर की वजह से भी सीजनल एम्प्लॉयमेंट का कुछ होता है मैटर। अगर आप देखें तो जो अभी हार्वेस्टिंग हो रही है गंदम की, व्हीट की हार्वेस्टिंग हो रही है, तो आपको पता है हार्वेस्टर के अलावा या थ्रेशर मशीन के अलावा मैनुअली भी काम किया जाता है। कई एग्रीकल्चर की लेबर होती है जो मैनुअली जाके उसे काटती है दरांतियों के साथ, सीकल्स के साथ। तो जब कटाई का मौसम होगा तो तभी वो काट सकेगी ना लेबर। क्या कहते हैं आप? देखें अभी कटाई का सीजन था अप्रैल मई के अंदर, तो अभी उसका सीजन है, अभी वो एम्प्लॉयड है। जैसे कटाई का सीजन ओवर होगा तो जो लेबर व्हीट की कटाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए काम कर रही थी, वो क्या हो जाएगी? अनएम्प्लॉयड हो जाएगी ना। जी तो सर जी। कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती सीजनल है, जब वो सीजन चला जाता है तो उसके बाद फिर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। इसके अलावा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, पाकिस्तान के अंदर या एशियन सोसाइटीज जो हैं वहां पे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज्यादा है। मतलब चाचे मामे ताए सारे इकट्ठे ही एक ही ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है। 5-5 मरले के अंदर जो है ना 3-3 4-4 फैमिलीज रह रही होती हैं, हमें पता है। हम मतलब इवन लाहौर के कल्चर में आप देखें तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। अब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में होता क्या है कि अगर उस ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर 40 फर्द है और 5 कमाने वाले हैं, तो फिर एक पर पर्सन बर्डन कितना आ गया? 8 मेंबर्स का। यानी एक कमाने वाला है 8 खाने वाले हैं, या एक कमाने वाला है 5 खाने वाले हैं। तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में जब इतना बर्डन होता है तो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट की एक रीजन बनती है, ठीक है ना। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर सही कि सारे काम सर नहीं जी कर रहे ये होते, तो काम हाई थोड़े कर रहे होते पॉपुलेशन, हैं। सर जी ये तो हाई पॉपुलेशन ही होगी ना। नहीं, एक सिस्टम मैं कह रहा हूँ, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो है ना उसके उसमें होता यूं है कि कुछ लोग जो नहीं काम कर रहे होते वो बिल्कुल ही नहीं करते जी, बस आ रहा है बड़े भाई कमा रहे हैं, वालिद साहब कमा रहे हैं तो हम बैठे रहे हाथ पे हाथ धर के। एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि ज्वाइंटली जब लोग रहते हैं तो वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। जब वो डिपेंड कर रहे होते हैं तो जारी बात है फिर वो इस चीज का ख्याल नहीं रखते कि हमें भी कमाना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को खत्म करते हैं, हर एक पर्सन जो है वो अपनी बीवी और अपने बच्चों को लेके साइड पे हो जाता है, तो डेफिनेटली उसी को कमाना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा, उसे रोजगार अपना किसी न किसी तरीके से ढूंढना पड़ेगा। वो ऑर्डिनरी वेंडर बन जाए, वो अपना कोई भी बिजनेस करे, वो नौकरी कर ले, जॉब कर ले, उसे करना पड़ेगा। लेकिन ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में इसका थोड़ा कम ख्याल रखा जाता है जिसकी वजह से बेरोजगारी होती है। तो इज इट क्लियर ना? अच्छा, इंडियन पाकिस्तान जो अपना यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे जो स्टूडेंट्स का टर्न आउट है वो भी बहुत ज्यादा है। मतलब आप देखें कि आपकी हमें जो मिलती है 50 सीट्स मिलती हैं जीसी की, इसकी बीएससीएस की, राइट। तो इसके अलावा हमारे पास एक और एफिलिएशन है, हम वहां से भी 50 सीट्स ले लेते हैं। जब 50 से स्टूडेंट इंक्रीज करता है तो हम उसको दूसरी एफिलिएशन से ऑन कर लेते हैं। इसी तरह आप सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर देखें कि इवन आपके कोई भी प्रोग्राम है, बीएससीएस है, बीएस आईटी है या बीबीए है, सैकड़ों और हजारों जो स्टूडेंट्स हैं वो निकल रहे हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं यूनिवर्सिटीज, ठीक है। लेकिन इतनी आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज है नहीं। तो जारी बात है जो पर्सन पढ़ लिख के निकलेगा और उसको काम का मौका नहीं मिलेगा, आगे जॉब नहीं मिलेगी, तो वो क्या कहलाएगा? वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। तो एक ये भी वजह है कि यहाँ पे बड़े सगीर के अंदर, कॉन्टिनेंट के अंदर, इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश के अंदर यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा क्रिएट कर रही है। स्टूडेंट पढ़ा लिखा बहुत आगे आ रहा है लेकिन उतनी मार्केट के अंदर जॉब्स नहीं है, तो इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। उसके अलावा स्लो डेवलपिंग इंडस्ट्रीज, जो हमारी इंडस्ट्रीज है यानी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है किसी भी हिसाब से, वो बड़ा स्लो है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इतनी हमारी एफिशिएंट नहीं है, हम ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन लगाते हैं जिसकी वजह से बेरोजगारी आती है। उसके अलावा इनसफिशिएंट रेट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो हमारी मुआशी तरक्की है वो नाकाफी है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस हम किस चीज को कहते हैं? हम मुआशी तरक्की को कहते हैं। तो हमारी मुआशी तरक्की जितनी होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही भाई, ऐसे ही है ना। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि बेरोजगारी आती है। तो इज इट क्लियर अबाउट दिस द इंटायर स्लाइड? जी बेटा, यस क्लियर है सर। आपको?
जी सर जी क्लियर है ओके, सर जी। थोड़ा सा इस बारे में भी क्लियर कर दें कि इस मतलब पेपर्स का क्या बनना है। पेपर्स का इंशाल्लाह मैं आपको इस सेशन के बाद में बताऊंगा। अभी चूंकि आपका ये लेक्चर चल रहा है तो इसको मैं फिनिश करने के बाद फिर आपको उसका थोड़ा बहुत बताता हूँ। आप यू डोंट वरी अबाउट दैट। हमारी यूनिवर्सिटी से अभी आफ्टर लॉकडाउन जरा कम्युनिकेशन बहाल हो रही है। काफी सारी यूनिवर्सिटीज के जो हैं वो मतलब उनके नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए, तो उम्मीद है कि आपका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। अच्छा, इसकी अनएम्प्लॉयमेंट की कुछ कॉस्ट्स भी हैं, ठीक है। इसकी कुछ कॉस्ट इंडिविजुअल बियर करते हैं, कुछ सोसाइटी बियर करती है। तो एक इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन क्या बियर करता है अनएम्प्लॉयमेंट को? वो अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स आर अनएबल टू अर्न मनी टू मीट फाइनेंशियल नीड्स। अपनी जो माली जरूरियात है पूरी करने के लिए वो उसके काबिल ही नहीं रहते। जारी बात है, जेब में पैसा नहीं तो क्या करेंगे। The failure to pay installments or pay rent may lead to homeless through eviction. तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है कि वो अगर कहीं रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट नहीं पे कर सकते, ठीक है। अगर अभी लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद हुए हैं, तो अगर जारी बात है किसी का कारोबार बंद है तो वो अपनी अपनी जो उसकी दुकान है या शॉप है या उसका प्लाजा है उसका रेंट कैसे पे करेगा? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से प्रॉब्लम आएगा उसे। तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस एनहांसेस ऑफ malnutrition, ठीक है। इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एक बंदा जो है वो प्रॉपर फूड नहीं ले सकता, मेलन्यूट्रिशन की तरफ आ जाता है, वो बीमार हो जाता है, इलनेस उसमें आती है, मेंटल स्ट्रेस उसके ऊपर होता है, और वो अपनी सेल्फ स्टीम को यानी अपनी इज्जत नफ्स को खो बैठता है, और इट लीड्स टू डिप्रेशन। तो ये एक इंडिविजुअल है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को बियर करता है। तो होप सो कि यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस cost of society an individual bear due to unemployment. Okay, इसके बाद अगर हम सोसाइटी की बात करें तो an economy with high unemployment is not using all of resources. As example, labor, if you talk about labor available to it, and since it is operating below its production capability, it could have a higher output if more people are usually employed, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि एक इकोनॉमी जिसमें इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और वो इस वजह से भी होती है कि वो अपनी लेबर को या जितने भी उसके पास रिसोर्सेज हैं उसको फुली वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा होता, और फुल कैपेबिलिटी के साथ जो प्रोडक्शन हो सकती है वो नहीं दी जा रही होती। However, there is a difference between economic efficiency and unemployment. इकोनॉमिक एफिशिएंसी और चीज है और अनएम्प्लॉयमेंट और चीज है। इफ द फ्रिक्शनली मतलब पार्टली कहीं कहीं पे अनएम्प्लॉयड एक्सेप्टेड द फर्स्ट जॉब they were offered, they would be likely to be operating at below their skill level, reducing the economic efficiency. तो जब वो अपनी स्किल्स से बिलो काम करते हैं, मतलब आपके अंदर स्किल्स है 1 लाख कमाने की, लेकिन आप अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करके 30-40 हजार कमा रहे हैं, तो आप अपनी स्किल्स को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, पूरी सोसाइटी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आती है, यानी जितनी आपने क्रिएट करनी होती है इनकम उतनी आप कर नहीं पा रहे होते, और या करना नहीं चाह रहे होते, तो उसकी वजह से भी बेरोजगारी आती है। तो होप सो के यू क्लियर अबाउट दी आई मीन this reason of unemployment and cost of unemployment which bears the society. Now इसकी हम मेजरमेंट की बात करते हैं। बेटा ये इसका फार्मूला आपके सामने नजर आ रहा है, आप इसका फार्मूला जो बोल्ड में लिखा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो अनएम्प्लॉयमेंट वर्क unemployed worker divided by total labor force multiply by 100. लेट सपोज के पाकिस्तान के अंदर जो है ना 50 लाख लेबर है। कितनी? 50 लाख लेबर है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और बल्कि और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, बल्कि मैं इसको थोड़ा यूं कर लेता हूं सिंपलिसिटी के लिए,
कि हम लेट करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो 50 लाख अनएम्प्लॉयड लोग हैं और 1 लाख जो है वो टोटल लेबर फोर्स है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या निकलेगा हमारे पास, कितना निकलेगा भाई? इसका अगर आप रेट निकालते हो तो 50% निकलेगा। कितना? 50%। वैसे इस वक्त पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.5% है। ठीक है, कितना है? 6.5% है। तो जो हम इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें इस फार्मूला के मुताबिक तो रेट आ जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में इस वक्त लेबर फोर्स जो है, मैंने आपको शायद प्रीवियस लेक्चर में बताया हो कि आई थिंक सो के पाकिस्तान में 50 लाख की लेबर फोर्स है ओनली। ठीक है, कितनी? 50 लाख की। ठीक है, इसको 50 लाख को अगर आप डिवाइड करते हैं टोटल लेबर फोर्स जो है, ये तो टोटल है ना, अनएम्प्लॉयड थोड़ी है। अनएम्प्लॉयड जो है वो 50 लाख नहीं है, आप नेट कर लें कि वो 20 लाख है। ठीक है, 20 लाख। तो इसको 20 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख मल्टीप्लाई बाय जब आप 100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, तो इस फार्मूले के तहत बेटा आपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को मेजर करना होता है। तो इज इट क्लियर? आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने जाएं तो कर लेंगे ना? ठीक है जी सर जी। फार्मूला आपको समझ आ गया। अब आखिरी लास्ट वाली स्लाइड है, आप अपने माइक भी ओपन कर लें और अगर आपके इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली आप वो भी पूछ लें, क्योंकि मैं आपको इसके सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। क्या सॉल्यूशंस हैं जिनकी वजह से मतलब जिनको हम अप्लाई करके तो हम अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकते हैं। अ चेंज इन द पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस के अंदर उसका तरीकाकार हमें चेंज करना पड़ेगा। encouragement to small enterprises as against big enterprises, और जो छोटे कारोबार हैं उनको हमें इनकरेज करना पड़ेगा बड़े कारोबार की निस्बत। ठीक है, और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, और जो चॉइस ऑफ टेक्निक है मतलब किस बंदे को कौन सा कारोबार करना चाहिए, उसके पास कितना कैपिटल है, क्या फिजिबिलिटी है, ये लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए और इसको थोड़ा सा देखना होगा। और उसके अलावा encouragement of new growth centers in small towns and rural areas, जो हमारे देहाती इलाके हैं, जो छोटे टाउन्स हैं, वहां हमें कुछ अपने ग्रोथ सेंटर्स बनाने चाहिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए। उसके अलावा सब्सिडीज ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जहां कहीं जितना हमने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना हो वहां पे हमें क्या करना चाहिए, वहां पे सब्सिडीज देनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट को अपने पास से उस सेक्टर्स को पे करना चाहिए कि वो सेक्टर जो है ग्रो कर सके, उसे सब्सिडी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हाँ, अब जैसे दे आटे में सब्सिडी या चीनी शुगर वगैरह में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो जिस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी हो तो वहां पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सब्सिडीज वहां पे दे ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, लोग अनएम्प्लॉयड कम हो। और उसके अलावा रीओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी, जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसी है वो जस्ट थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए। हमारी एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रैक्टिकली लोगों को स्किल सिखानी चाहिए। जैसे आपकी डिग्री स्किल बेस है, बीएससीएस है, तो बीएससीएस करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज होना चाहिए कि आपको अगर मार्केट के अंदर जॉब नहीं मिलती तो आप अपना भी बिजनेस कर सकें। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो आपके सामने आ रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट के। नाउ ओपन योर mics and you may ask the questions. You have 2 to 3 minutes to ask questions. तो जिसके मैं आपको आंसर दूंगा और उसके बाद हम लेक्चर को एंड कर देंगे। सर जी वही क्वेश्चन है पेपर आपके क्वेश्चंस बेटा बताऊंगा।